ઓપન એઆઈ કંપનીના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી સેમ ઓલ્ટમેન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી। પ્રધાનમંત્રીએ ટ્વીટમાં કહ્યા, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં દેશમાં પ્રૌદ્યોગિકી તંત્રને બઢાવો દેવાની વ્યાપક ક્ષમતા। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार 9 वर्ष पूरा होवा माथे केंद्रीय मंत्री उपलब्धियां बारे में जानकारी दी। कया प्रौद्योगिकी के जरिए सुशासन री व्यवस्था में बदलाव आयो। भाजपा गहलोत सरकार सु उदयपुर हत्याकांड में आरोपिया ने पकड़वा में अहम भूमिका राखवा वाला प्रहलाद सिंह ने सुरक्षा और नौकरी दिलाबारी मांग करी। बूंदी जिला छावनी बोरदारा ग्रामीणारी अनूठी पहल आपसी सहयोग सु रोकड़ा इकट्ठा कर नदी माथे बना रिया है पुल। और मानसून केरल पूग्यो। काल रात जयपुर समेत प्रदेश के कई जिला में तेज आंधी के साथ मेह बरस्यो। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है। समाचार सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विस्तार सु। ओपन एआई कंपनी ना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु नवी दिल्ली में मुलाकात करी। मुलाकात में लेर प्रधानमंत्री एक ट्वीट करता था कया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश में प्रौद्योगिकी तंत्र ने बढ़ावो देवारी घणी क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैट जीपीटी बनाने वाले सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की। इस मुलाकात को ज्ञानवर्धक बताते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। पीएम ने कहा कि ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए धन्यवाद। भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता वास्तव में विशाल है और वो भी विशेष रूप से युवाओं के बीच। हम उन सभी सहयोगों का स्वागत करते हैं जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हमारे डिजिटल परिवर्तन को गति दे सकते हैं। और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी पीएम मोदी के साथ हुई बैठक को लेकर ट्वीट किया। सैम ऑल्टमैन ने लिखा कि भारत के अविश्वसनीय तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी के साथ शानदार बातचीत और एआई से देश को कैसे लाभ हो सकता है। वास्तव में पीएमओ इंडिया में लोगों के साथ मेरी सभी बैठकों का सभी ने आनंद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार 9 वर्ष पूरा होबारे पछे केंद्रीय मंत्री आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के जरिए केंद्रीय उपलब्धियां बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कया के डीबीटी रे जरिए योजना वालो फायदो आखिरी व्यक्ति ताई पूग रह्यो है। वठीने प्रौद्योगिकी रे जरिए सुशासन री व्यवस्था में बदलाव लायो गयो। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बताया कि रोजगार मेला रे जरिए लाखों युवाओं ने नौकरी दी गई है। कितना दूरी एक तरह से हाउ फार वी हैव ट्रैवल्ड इन द 9 years। और इस प्रेजेंटेशन का टाइटल है, मेरे हिसाब से काफी अप्रोप्रिएट है, लॉस्ट डेकेड टू इंडिया टेकेड। और लॉस्ट डेकेड जब मैं कहता हूं, मैं 2004 से 2014 का जो यूपीए सरकार का जो एक टर्म था या 2 टर्म्स थे, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूं लॉस्ट डेकेड। एंड जो पिछले 9 साल और आने वाले दशक के बारे में मैं कहता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक फ्रेज कॉइन किया है, इंडियाज डेकेड। Officers, and you would realize that the hallmark of most of these reforms which have been said to you has been youth-centric. And to take up amongst them, if you go by priority, I think Rozgar Mela is one of the very new concepts introduced by the government. You used to have Rozgar Mela at the voluntary level, the NGOs doing it, but we never had it at the government level in an institutionalized manner. So in other ways, I would say that Rozgar Mela has rather institutionalized the government's recruitment process. We have it once in a month and the stakeholders are very much aware of it. The number of recruitment letters are also around 70,000. The total target as of now is 10 lakh. Then, of course, in the next phase, it will be different.
and the recruitment letters are instantly distributed with the press of the button. And along with that, we also make available to them the Mission Karma Yogi Prarambh module, so that they can train themselves, or at least they can educate themselves for the kind of assignment that they are going to take when they've entered into the government service for the first time. So that is, I think, a new beginning, a new concept. भाजपा गहलोत सरकार सु उदयपुर हत्याकांड रा आरोपिया ने पकड़वा में अहम भूमिका राखवा वाला प्रहलाद सिंह ने सुरक्षा और नौकरी दिलावारी मांग करी है। आज जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में राखी प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राजसमंद सांसद दिया कुमारी कहा के महंगाई राहत शिविर नाम माथे राज्य सरकार जनता ने गुमराह करी है। सरकार ने डीजल पेट्रोल माथे वेट कम करना चाहिए। सरकार से सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा के अभाव में आतंकवादियों ने ऐलानिया उसका सरकलम किया। उन हत्यारों को पकड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई। ये दोनों युवक हमारी सांसद महोदय से पिछले दिनों में 3-4 बार मिले। इनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि जब इनको ये मालूम पड़ा कि कन्हैयालाल का सर कलम करके 2 खूंखार आतंकवादी मोटर बाइक से भाग रहे हैं, ये 25 किलोमीटर तक इन्होंने उनका पीछा किया। आतंकवादियों का पुलिस से संपर्क किया, अपनी लोकेशन भेजी और इनकी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों सूरत में नौकरी करते हैं। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद इनके मालिक ने इनको कहा कि आप यहाँ हमारे यहाँ आओगे, आपका नाम अखबारों में छप गया और यहाँ आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे, इसलिए अब आपको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये इनको उस समय जिला कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र दिया, 15 अगस्त को सम्मानित किया और जिला अधीक्षक ने अनुशंसा की कि इनको हथियार दिया जाए। घटना के 4 दिन बाद में ये एक माननीय विधायक भीम के विधायक के साथ और आरटीडीसी के चेयरमैन के साथ ये मुख्यमंत्री जी ने इनको तलब किया, उनसे मिले, इनकी पीठ ठोकी और इनको कहा कि आपको सुरक्षा भी देंगे, नौकरी भी देंगे और आपको लाइसेंस का हथियार मिले इसकी व्यवस्था भी करेंगे। वो बात जब लंबा समय बीत गया, इन्होंने प्रभारी मंत्री वहां के उदयलाल अंजाना से संपर्क किया। उदयलाल जी ने कहा कि जब कभी आपके साथ कोई घटना हो जाएगी उसके बाद आपकी सुरक्षा की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी जो वहां आसीन के रहने वाले थे, जब गिरफ्तार हुए उसके बाद उनके घरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए, परंतु इन पर किसी प्रकार की इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। और जिस तरह से ये अपने न्याय के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए 1 साल से लड़ रहे हैं, इनको वादे किए गए और उन वादों में से एक भी नहीं पूरा किया, जैसे कि गहलोत सरकार करती आई है सभी के साथ। लेकिन इनकी सिक्योरिटी के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और वहीं दूसरी ओर जो आतंकवादी हैं उनको सिक्योरिटी, उनके परिवारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। तो ये किस तरह की सरकार है? ये क्या कर रही है? ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है जो आतंकवाद करते हैं, देशद्रोही ताकतों को प्रोटेक्ट करते हैं और जो देश के लिए लड़ते हैं। ये हमारे मेवाड़ के वीर सपूत हैं, राजस्थान के हैं और ये जो घटना हुई थी, ऐसी घटना राजस्थान में क्या पूरे देश ने पहली बार देखी। उसके बावजूद भी बहुत सारे वादे किए, ये करेंगे, वो करेंगे, नौकरी देंगे। आज ये बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं इस सरकार से कहना चाहूंगी, कि सरकार के मुखिया से कहना चाहूंगी कि इनके साथ भी न्याय करें और जो इनको वादा किया था उनमें से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। आप किस हक से कुर्सी पे बैठे? भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में इतनी संभावना है कि यह दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके है। दुनिया अर्थव्यवस्था ने लेर भारत री ओर देख रही है। आर्थिक विकास की बड़ी रफ्तार, हटी गरीबी और भारतीय अर्थव्यवस्था बनी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण।
आज भारतीय अर्थव्यवस्था हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था ने वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में 9 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, और ये सब संभव हो पाया है पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार की आर्थिक नीतियों और अथक प्रयासों के कारण। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलती जा रही है। सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। बता दें, पिछले 9 वर्षों में देश में विदेश प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI में 135% का इजाफा हुआ है। 2013-14 में देश में $36 बिलियन का FDI आता था, लेकिन 2021-22 में $84 बिलियन से ज्यादा का FDI आया है। वहीं पिछले 9 वर्षों में देश के सेवा निर्यात में 112% का इजाफा हुआ है। 2013-14 में देश का सेवा निर्यात $152 बिलियन था, जो अब बढ़कर $323 बिलियन हो गया है। साथ ही पिछले 9 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 121% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2013-14 में प्रत्यक्ष कर संग्रह लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2021-22 में 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। अगर बात करें पिछले 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ उपलब्धियों की, तो 2017 में भारत सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर के सरलीकरण को बढ़ावा देने के लिए GST लाया गया। GST के कारण देश का कर आधार लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि इसी साल के अप्रैल में अब तक का रिकॉर्ड 1,87,000 करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ है। आज जैम, ट्रिनिटी यानी जन धन, आधार और मोबाइल के जरिए लोगों के खाते में सीधा नकद हस्तांतरण किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नकद हस्तांतरण लोगों के बैंक खाते में किया गया है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन से ज्यादा का हो गया है। कोविड के बाद जहां पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था बुलंदी पर है। आपदा में अवसर तलाशते हुए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के 14 क्षेत्रों में PLI योजना द्वारा लाखों रोजगार सृजित किए हैं। साथ ही भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न वाला देश बन गया है। जानकारों के मुताबिक GST, टैक्स सुधार, सिंगल विंडो सिस्टम, स्टार्टअप को बढ़ावा देने जैसी सरकार की आर्थिक नीतियों और नियमों का सरलीकरण स्टार्टअप्स के लिए आसान लोन जैसे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानिसो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके 1 जून से 21 जून ताई जयपुर शहर में योग दिवस रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर री महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर वहां का संवाददाता मुरारी गुप्ता से बातचीत में बताया कि नगर निगम कार्यालय में भी कर्मचारियों ने योग सिखाया जा रहा है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से 1 से 21 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड, स्वनिधि और प्लास्टिक जैसे मुद्दों पर भी नगर निगम ग्रेटर लगातार काम कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर। योग को लेकर जो आप काम इस समय 1 से 21 जून तक काम चल रहा है, किस तरह की रूपरेखा है, कैसे आपसे लोग जुड़ रहे हैं? हर आंगन योग, हर घर निरोग। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा विश्व योग के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, योग करने का हमारा तरीका जो है वो पूरा विश्व ने स्वीकार किया है। तो नगर निगम ग्रेटर जयपुर कैसे पीछे हो सकता है, जयपुर कैसे पीछे रह सकता है। हमने 1 जून से 21 जून तक लगातार योग के कार्यक्रम जयपुर शहर में अलग अलग स्थानों पर किए, जिससे जयपुर शहर के अंदर पूरी प्रेरणा मिले, सब इंस्पायर हो, हर घर के अंदर योग करें। और इस मुहिम की शुरुआत से पहले हमने 31 मई को जयपुर के तमाम योगाचार्यों को बुलाया। सभी संगठनों के द्वारा इसको एक नया आकार है वो प्रदान किया जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत, जब योग की शुरुआत होती है, नगर निगम ग्रेटर की महापौर होने के नाते शुरुआत मैंने अपने घर से की। अपने घर से अर्थात नगर निगम मुख्यालय से शुरू की। नगर निगम मुख्यालय के अंदर हमारे सभी कर्मचारी और अधिकारी सुबह 9:30 बजे ऑफिस टाइम होता है, 9 से 15 मिनट का योगा करते हैं। योग करके और फिर वो काम करते हैं। तो दिन भर जैसे ऑफिस आने के अंदर अगर वो ट्रैफिक की समस्या से जूझे हो या उनकी मनस्थिति, मनोविकार है, वो बिल्कुल शांत होकर पूरा ऑफिस में अपना बेहतरीन समय कैसे दे पाए, इसके लिए उनको योगाभ्यास शुरू करवाया गया।
आप जयपुर के तमाम जो है पार्क के अंदर, सर्किल्स पे और अलग अलग स्थानों के ऊपर नियमित रूप से सुबह 6 से 7 बजे के बीच में योग के कार्यक्रम हो रहे हैं। और जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पास में आ रहा है, वैसे सुबह और शाम दोनों समय हमारे कार्यक्रम शुरुआत हो गए हैं। और इसके साथ में हमने नगर निगम ग्रेटर के सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ भी हमने 19 जून को प्रोग्राम रखा है सांगानेर स्टेडियम में। उसमें हमारे स्वच्छता सैनिक है, वो भी योग करेंगे, क्योंकि उनको भी योग की आवश्यकता है। वो पूरे जयपुर की स्वच्छता का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर ले रखा है। और उनके लिए हम कहते भी हैं कि जो रखते हैं जयपुर शहर की स्वच्छता का ख्याल, आओ हम रखें उनकी सेहत का ख्याल। तो ये थी डॉक्टर सौम्या गुजर, जो बता रही थी कि किस तरह नगर निगम ग्रेटर की तरफ आज जो योग दिवस है उसकी पूरे जोरों से शोरों से तैयारी की जा रही है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। रविंद्र मंच जयपुर में आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मूर्ति स्थापना वर्ष समारोह मनायो गयो। कार्यक्रम में रविंद्र मंच से जुड़िया कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर री कलाकृतियां और कई आकृतियां ने दर्शाया। कलाकार संदीप सुमेहेंद्रा बताया कि रविंद्र मंच माथे रविन्द्रनाथ टैगोर री मूर्ति स्थापना रा 41 बरस पूरा होबा माथे यो कार्यक्रम कर्यो गयो। कलाकार वारी मूर्ति माथे फूल चढ़ा श्रद्धांजलि दी। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल, जिला प्रशासन और पुलिस भेला में ऑपरेशन सीमा रे तहत नशा मुक्ति जन जागृति कार्यक्रम रखियो। कार्यक्रम में कलाकारी कहानियों दी गई प्रस्तुतियां रे जरिए नशा मुक्ति रा बारा में जानकारी दी गई। इन मौके अधिकारी सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां री सूचना तुरंत प्रशासन देवारी अर्ज करी। सीमा के तहत जो है गंगानगर मंडी के अंदर जो है कार्यक्रम करवाया गया। तो जैसे कि बताया गया सभी को कि नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है। सभी सीमांत क्षेत्रों के ऊपर जो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है कि किस प्रकार से नशे को हम रोक सकें। अगर कोई सूचना, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसा दिखता है, चाहे ड्रोन के माध्यम से पिकअप करने के लिए आया है, चाहे किसी और माध्यम से, मेडिकेटेड नशे के माध्यम से, तो उसके बारे में हमें सूचना दी जाए। और किसी प्रकार से अगर कोई पड़ोसी देश के द्वारा कोई भी ऐसी कोई हरकत की जाती है, चाहे वो फोन के माध्यम से, लुभाने के माध्यम से, हमारी फोर्सेस के बारे में समझने के माध्यम से, उन सबको हम कैसे रोकें और ज्यादा से ज्यादा नशे को हम कैसे पकड़ें, इसके बारे में एक संदेश देने के लिए आज एक प्रोग्राम यहाँ पे भी रखा गया है। आज यहाँ पर मंडी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया और उसके जो ऑपरेशन सीमा का कार्यक्रम है उसमें नशा मुक्ति का एक संदेश दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई और एक नया टैग सेंटेंस के साथ कि मुझे गर्व है कि मैं नशा मुक्त हूँ। 1000 टी-शर्ट्स मंडी के द्वारा लोगों को वितरित किए गए जो साधुवाद के पात्र है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में नशे का जो चलन है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने में एक बहुत मदद हासिल है। अभी फिलहाल हमारी पीछे की 50 किलोमीटर का एरिया सीमा से पीछे हटके हमें दे दिया गया है और उसमें हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं, क्योंकि सेंट्रल सरकार ने ये सोचते हुए कि हमारी सीमा सुरक्षा बल को कुछ जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं कि जैसे हथियारों का दूसरे देशों से आना, ड्रग्स का आना, या कुछ हमारी आर्मी और बीएसएफ के बारे में गुप्त सूचनाएं लेना, ये सोचते हुए हमारे को केंद्रीय सरकार ने हमारे को 50 किलोमीटर का एरिया दिया गया है और इसमें बीएसएफ की बहुत ही जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारी दिन व रात यही ड्यूटी करते हैं कि दूसरे देश से नशा से संबंधित या हथियारों से संबंधित इस प्रकार का कोई भी नहीं हो सके। ये हमारे आज से मैं बंटी जी हमने सीखा जी, आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। जो हमने प्रोग्राम देखा बहुत ही अच्छा लगा और हम नशे के खिलाफ हैं। जो भी कोई सूचना मिलेगी हम पुलिस प्रशासन को देंगे। जिला कलेक्टर साहब आए थे, उनसे बहुत बढ़िया हमारे को पता लगा भी ये नशा माड़ा होता है और नशे के लिए हम बरखलाफ रहेंगे। जहाँ भी हमारे को पता चलेगा तो हम बताएंगे। बूंदी जिला रा छावनी बोरदा गांव सो निकल रही कुरेल नदी माथे पुल ने होबारी वजह से गांव वाला ने घनी परेशानी वेरी है। वणा प्रशासन और जन प्रतिनिधिया सो इन बारा में कई वगत अरज करी पण कोई हल नहीं करियो। इन पछे गांव वाला आपस में 15 लाख रुपया इकट्ठा कर पुल बनावारो काम शुरू कर दियो। 150 फीट लंबा पुल बनावा में 3 गांवारा लोगा ने आवा जावा में सहूलियत वेला।
कि हमारे गांव में एक नदी है पास में ही, जिससे मतलब 2000 बीघा जमीन तो उधर पड़ती है नदी से दूसरी पार। वहाँ जाने में बड़ी परेशानी आती थी। हमने प्रशासन से और स्थानीय जो MLA वगैरह हैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार डोगरा साहब ने 20 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, उनको भी इंजीनियर और IN वगैरह जो आए उन्होंने जो उसको कैंसिल कर दिया। तो हमने गांव वालों ने सबने मिल करके और ये सरसों का कांट वगैरह ये करके 10-15 लाख रुपए इकट्ठे करके और यहाँ पर ये कुरल नदी में इसे मुक्तसर से पुलिया बांधने का काम प्रारंभ किया है। तो इससे हमारे गांव की जो है नदी पार की जो ज़मीन है उसमें भी सुविधा मिलेगी और हमें राहत मिलेगी उससे। जो बरसात के मौसम में जो खेती होती है वो खेती नहीं हो पाती है हमारी। बरसात के कारण वहाँ न तो ट्रैक्टर जा आ पाते थे, न आदमी जा आ पाते थे, न मजदूर जा आ पाते थे। इस वजह से खेती ये एक ही खेती ले पाते थे। इस वजह से हमने परेशान होकर 2-4 बार विधायक जी के पास, सांसद साहब के पास, इनके पास गए। मुश्किल से सांसद साहब ने 20 लाख रुपए एक बार पास किए थे और ये कहा कि आपके पुलिया के लिए हमने 20 लाख रुपए पास किए। तो उन्होंने इंजीनियर भेजे, तो इंजीनियर ने मना कर दिया कि 20 लाख में ये पुलिया नहीं हो पाएगी। हमने कहा कि आप तो हमें 10 लाख दे दीजिए, हम बना देंगे, पर फिर भी नहीं हुआ। फिर हमने गाँव वासियों ने पैसा इकट्ठा किया। कुछ लोगों ने तूड़ी बेच के तूड़ी दी, अपनी तूड़ी दान की और उसको हमने बेच के कुछ पैसा इकट्ठा किया। कुछ पैसा माताजी के दान पेटी से इकट्ठा हुआ। ये करके हमने लगभग 7-8 लाख के टारगेट से ये पुलिया बनाना शुरू किए। गांव की समस्या थी, जो हमारे गांव वाले ने मिलके इस पुलिया का निर्माण करवाया। इसमें 150 फुट लंबाई की पुलिया है और 7 फुट ऊंचाई, 13 फुट चौड़ाई और इसकी लागत 15 लाख के आसपास है। ये हमारे गांव में बहुत पुरानी समस्या है। इधर जो ज़मीन है 1500 बीघा के आसपास, इधर बुआई नहीं हो पाती थी। बारिश के दिनों में पानी आ जाने का जाना आना बंद हो जाता था। बहुत बार गांव वालों ने प्रयत्न भी किया, जनप्रतिनिधियों के वहाँ भी गए, लेकिन इस समस्या को ठोस समाधान अभी तक नहीं मिला था। तो फिर परेशान हो गाँव वालों ने स्वयं के ही स्तर पर इसको पूरा करने की ठानी। राजस्थान ऐतिहासिक किला और स्थापत्य कला खातर विश्व में प्रसिद्ध है। राजसमंद रो कुंभलगढ़ स्थापत्य कला रो बेजोड़ नमूनो है। अठे चीन रे पछे दूजी लंबी दीवार है। राजस्थान का अपना एक समृद्ध इतिहास है। राजस्थान, जिसे राजाओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, भारत के सबसे शानदार किलों का घर है। यहाँ आने वाले सैलानी भी इन किलों की भव्यता को देख दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। यहाँ कई ऐसे किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ किले की। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। अरावली पर्वतमाला में स्थित इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ किले की विशाल दीवारें 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक बनाती है। अरावली रेंज में फैला कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है। – 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर शामिल है। कुंभलगढ़ किले को अजेयगढ़ भी कहा जाता है। इस किले की एक विशेषता यह है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था।
किले में हर शाम एक लाइट एंड साउंड शो होता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। 45 मिनट का यह शो एक आकर्षक अनुभव है जो किले के इतिहास को जीवंत कर देता है। प्रदेश में सक्रिय व्या तंत्रा असर सु काल देर शाम जयपुर संभाग समेत सीकर, नागौर, बीकानेर जिला में मेह बरस्यो। जयपुर, सांभर, फुलेरा और जोबनेर में के ठोरा माथे भारी नुकसान व्यो। मौसम केंद्र जयपुरा कार्यवाहक निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि प्रदेश में सक्रिय तंत्रो असर आवता 2-3 दिन ताई रहेला। करें तो सभी जगह पर जो तापमान है उसमें अधिकांश जगहों पर तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज हो रहे हैं। वहीं वनस्थली में जो सबसे अधिकतम तापमान पूर्वी राजस्थान में दर्ज हुआ है वो है 43.1 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो चूरू के अंदर 42.0 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। 24 घंटों के अंदर जैसा कि पूर्वानुमान किया गया था कि जयपुर एवं जयपुर संभाग के जिलों के अंदर तेज अंधड़, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एवं बारिश की गतिविधि संभावित थी और वही रियलाइज भी हुई है। कल जयपुर के अंदर जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड रिकॉर्ड हुई है, लगभग 72 kmph मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की अधिकतम जो है हवा दर्ज की गई है। वहीं उसी के साथ थंडर भी दर्ज हुआ है। और अगर वर्षापात की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में जो सबसे अधिक वर्षापात दर्ज हुआ है वो सीकर के श्री माधोपुर में 28 mm दर्ज हुआ है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जायल, नागौर के अंदर 21 mm वर्षा दर्ज हुई है। आगामी दिनों में प्रदेश के अंदर आगामी 2 दिनों तक जो है हल्की वर्षा के साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, वहीं अंधड़ की स्थिति पूर्वी राजस्थान एवं उत्तरी राजस्थान जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर के अंदर आगामी 2 दिनों तक भी ये परिस्थिति देखने को मिलेगी। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। ओपन AI कंपनी रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी। प्रधानमंत्री ट्वीट में कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश में प्रौद्योगिकी तंत्र ने बढ़ावो देवारी व्यापक क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार 9 वर्ष पूरा होगा माथे। केंद्रीय मंत्री उपलब्धियां बारे में जानकारी दी। कया प्रौद्योगिकी के जरिए सुशासन की व्यवस्था में बदलाव आयो। भाजपा गहलोत सरकार से उदयपुर हत्याकांड में आरोपियों ने पकड़वा में अहम भूमिका वाला राघबावाला प्रहलाद सिंह ने सुरक्षा और नौकरी दिलाबारी मांग करी। बूंदी जिला रा छावनी बोरदारा ग्रामीणारी अनूठी पहल आपसी सहयोग से रोकड़ा इकट्ठा कर नदी माथे बना रिया है पुल। और मानसून केरल पुग्यो। काल रात ने जयपुर समेत प्रदेश का कई जिला में तेज आंधी के साथ मेह बरस्यो। इनके साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो व्यो। नमस्कार।